टोयोटा दुनिया के पहले ऐसे ऑटोमेकर्स में था जिसने एम्ब्रेस किया था ईवी के फ्यूचर को, क्योंकि कोई भी कैसे आइकॉनिक टोयोटा प्रियस को भूल सकता है। जो प्रियस थी उसकी सबसे अच्छी सोशल इमेज तो नहीं थी, मगर वो तब भी और अब भी सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल थी सड़क पे। हाइब्रिड्स के साथ पायोनियर करने के साथ ही टोयोटा एक अर्ली इन्वेस्टर था टेस्ला में, और 2010 में टोयोटा ने $50 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वजह से उन्हें 1.43% स्टेक मिला था टेस्ला में। और अगर वो इस स्टेक को अभी भी होल्ड करके रखते तो उनकी वर्थ $10 बिलियन से ज़्यादा होती, मगर अनफॉर्चुनेटली मिड 2017 में उन्होंने स्टेक को बेच दिया। और उस समय ऐसा लग रहा था कि टोयोटा सिंपली रिस्क को हटा रहा है और प्रॉफिट्स लॉक कर रहा है, मगर अब वापस देखा जाए तो ऐसा लगता है कि टोयोटा में कुछ ना कुछ तो बदल गया जैसे ही उन्होंने स्टेक को बेचा। और उसके बाद से ही टोयोटा ईवीज का विरोधी बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा लॉबी कर रहा है ताकि ईवीज के मूव को कम किया जा सके, और साथ ही साथ वो बिहाइंड द कर्व है जब बात आती है फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और ये अप्रैल 2022 तक नहीं था कि उन्होंने अपनी पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करी, मगर उन्होंने इसे भी रिकॉल कर लिया क्योंकि उसके पहिए निकल जाते थे। तो एग्जैक्टली चीज़ें अच्छी तो नहीं हो रही यहाँ पे। अब टोयोटा के सपोर्टर्स पॉइंट आउट करेंगे कि टोयोटा बहुत सारा पैसा बैटरी टेक्नोलॉजी में लगा रहा है। फॉर इंस्टेंस उनका प्लान है कि $13.5 बिलियन लगाएंगे बैटरी टेक्नोलॉजी में इस दशक के आखिर तक, मगर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री से इसे कंपेयर करा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। फोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्ड हालांकि अभी कर्जे में डूब रहा है, इसके $200 बिलियन से ज्यादा की लाइबिलिटीज है, मगर उन्होंने अभी इंक्रीज कर दिया अपनी ईवी इन्वेस्टमेंट को $30 बिलियन से 2026 तक को $50 बिलियन पे। सिमिलरली वोक्सवैगन भी $180 बिलियन ईवीज में इन्वेस्ट करेगा अगले 4 सालों में। और इन सारे इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हुए टोयोटा की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट काफी ज्यादा कम है। हालांकि उन्होंने ईवीज को छोड़ा तो नहीं है, मगर एट द सेम टाइम वो अपना सारा दाव ईवी की दौड़ पे लगाने की नहीं सोच रहे। तो आखिर टोयोटा इतना ज्यादा झिझक क्यों रहा है ईवीज के साथ? सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से टोयोटा इतना झिझक रहा है जब बात आती है ईवीज की, क्योंकि वो हाइड्रोजन पे दाव लगा रहे हैं। टोयोटा के वाइस चेयरमैन के मुताबिक वो एक ईवी मेकर की तरह नहीं दिखाना चाहते खुद को, मगर एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी की तरह दिखाना चाहते हैं। और टोयोटा आर्ग्यू करता है कि जो कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर है इसको किसी भी तरह से ईवी से अचीव नहीं किया जाना चाहिए। कार्बन न्यूट्रलिटी ये चीज़ नहीं है कि आपको एक सिंगल चॉइस मिले, मगर आपके ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। और ये खुद में इतनी खराब चीज़ तो नहीं है, मगर हमने इशूज़ ही देखे अभी तक हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स में। अब 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टोयोटा ने ओलंपिक्स में 500 हाइड्रोजन बसेस और गाड़ियों की सप्लाई करी। जो व्हीकल्स थे वो तो अच्छे से काम कर रहे थे, मगर फाइनेंसेस के बारे में ये चीज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि टोयोटा ने इन बसेस को जापान $9 लाख पे दी थी 6 सालों के लिए। और एक कंपेरेबल डीजल बस जो है वो भी $2,20,000 में मिल जाती, वो भी 15 सालों के लिए। और एनुअल बेसिस की बात करें तो जो हाइड्रोजन बस है वो $1.5 लाख पर ईयर पे आती है, वहीं पे जो डीजल बस होती वो $15,000 पर ईयर से भी कम में आती। दूसरे शब्दों में जो हाइड्रोजन ऑप्शन है वो 10 गुना ज़्यादा महंगा है, और वो तो लीज ही है। और बजाय ईवीज की तरह जहाँ पे फ्यूलिंग ड्रामेटिकली चीपर है गैस काउंटर पार्ट से, और ये जो हाइड्रोजन बसेज है ये 2.6 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको लगता था कि ईवीज पहले से ही काफ़ी महंगी हो, तो ये क्लियरली एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है चीज़ों को। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं वो आपकी चिंता का पहला ही विषय है, क्योंकि हाइड्रोजन की गाड़ियाँ ऑल्सो सफ़र करती है एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड रिफ्यूलिंग नेटवर्क का। बजाय इलेक्ट्रिक चार्जिंग के आप कोई भी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप नहीं कर सकते जो कि लोकल पावर ग्रिड से जुड़ जाती है। इंस्टेड आपको हाइड्रोजन स्पेसिफिक फ्यूल डिस्पेंसर मंगाने पड़ेंगे जो कि $1 लाख पर यूनिट से ज़्यादा की कॉस्ट करते हैं, और आपको बहुत सारा पैसा हाइड्रोजन को स्टोर करने में लगाना होगा। साथ ही साथ रेगुलर हाइड्रोजन डिलीवरीज को भी सामना करना होगा। दूसरे शब्दों में बेसिकली आपको एक गैस स्टेशन चलाना होगा। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गैस स्टेशन अपना पैसा कन्वीनियंस स्टोर से बनाते हैं जो कि गैस स्टेशन के साथ ही लगे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना थ्रिल्ड होगा इन्वेस्ट करने में हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक एडवांटेज जो कि पॉइंट आउट करना चाहिए वो ये है कि हाइड्रोजन की गाड़ी को फिलअप करना है गैस व्हीकल की गाड़ी को फिलअप करने जैसा ही है, क्योंकि इसका मतलब है आप फुल टैंक ऑफ गैस पा सकते हो सिर्फ 3 से 5 मिनट में। और अगर आप बहुत सारे लोगों की तरह रोड ट्रिप्स करते हो तो लाइकली सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपको देगा, मगर यहीं पे जो है एडवांटेजेस खत्म हो जाते हैं। और ये फ्यूलिंग प्रोसेस नहीं है जो कि सिमिलर है गैस व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स में। जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि हाइड्रोजन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ईवी से, जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के साथ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें खराब हो सकती है उनमें। तो अगर एक बड़ी दृष्टि से देखें तो हाइड्रोजन व्हीकल्स कॉस्ट ज़्यादा करते हैं, साथ साथ ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए उनको, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम से कम डेवलप्ड है। तो हाइड्रोजन की गाड़ियाँ जो है वो ईवीज़ के अगेंस्ट तो आती नहीं है, मगर टोयोटा इतना ज़्यादा डिटरमाइंड क्यों है इस बात पे जाने के लिए? वेल, इसका आंसर जो ये है वो ये है कि ये चीज़ जापान के लिए अच्छी है बजाय कि बाकी लोगों के लिए।
जापान का ऑब्सेशन हाइड्रोजन के साथ कोई भी नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत सारे एवेन्यूज़ है जो कि जापान एक्सपेरिमेंट कर रहा है दशकों से, और जो मेन रीज़न है वो उस देश ने वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाया क्योंकि उस देश की एनर्जी डिपेंडेंस अलग है। जापान बेसिकली एक आइलैंड है, जिसका मतलब ये है कि उनके नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं है, और पहले ग्लांस में तो ये काफ़ी अच्छा लग सकता है कि उनका पूरा पीस ऑफ लैंड खुद के पास ही है, मगर लॉजिस्टिकली बहुत ख़राब चीज़ है ये। यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि जब आप फिजिकली अटैच नहीं होते दूसरे देशों से तो शिपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ को सी के थ्रू शिप होना पड़ता है। और ये स्पेशली प्रॉब्लम है जब बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि जो ज़्यादातर दुनिया है वो खुद की एनर्जी बनाती है या फिर पड़ोसी देशों में रिलाई करते हैं। यूरोप का एग्जांपल ले लेते हैं, वो रशिया में रिलाई करते थे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, और उनका मैसिव सेट ऑफ पाइपलाइंस थी जो कि दोनों देशों के बीच में लगी हुई थी। और सिमिलर केस कही जा सकती है अमेरिका के साथ भी। कनाडा सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है अमेरिका के लिए, और रीजनिंग ऑब्वियस है, और जो दो देश है वो टच करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रेड करना काफ़ी आसान हो जाता है। और जापान ऑब्वियसली इसके पास ऐसे कोई भी पार्टनर नहीं है, और इसके साथ ही उनके पास हाई डिमांड रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी नहीं है, तो उन्हें एसेंशियली फोर्स करना पड़ता है खुद को इंपोर्ट करने की सारी एनर्जी को। और ये ना कि सिर्फ एक्सपेंसिव है, मगर जापान को मैसिव ट्रेडिंग डिसएडवांटेज में भी ले आता है, क्योंकि जब आप 94% ऑफ योर एनर्जी को इंपोर्ट कर रहे हो, आप एग्जैक्टली बेस्ट पोजीशन में नहीं हो किसी भी तरह के टैरिफ्स लगाने के लिए या फिर ट्रेड वॉर शुरू करने के लिए। जो बाकी देश है वो हिट बैक कर सकते हैं एनर्जी बॉयकॉट से, और आपका देश जो है कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। जापान ऑब्वियसली इस सिचुएशन का फैन नहीं है, और वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को दशकों से, मगर जो उनका इनिशियल सोल्यूशन था वो ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, और वो काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे थे। एट देयर पीक इन 2010 वो 13% अपनी पूरी कंट्री की एनर्जी नीड्स को न्यूक्लियर पावर से पूरा कर रहे थे। मगर ये सारी चीज़ें 2011 में क्रैश कर गई जब फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। आपको इस चीज़ के बारे में न्यूज़ में पता चल गया होगा। 1,54,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, और सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर में रैंक किया गया पूरे टाइम में, जिससे ऊपर चेरनोबिल आता है। और जो सबसे खराब पार्ट उसका ये है कि जापान इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया, और ऐसा नहीं था कि ये डिजास्टर मिसमैनेजमेंट या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। ये एक्चुअली रिकॉर्ड ब्रेकिंग भूकंप और साथ ही साथ सुनामी के कॉम्बिनेशन से हुआ था। रियली जो एक ही तरीका था जिससे जापान इस डिजास्टर को अवॉइड कर सकता था वो था कि न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता वो पहली जगह पे तो, और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं तब से। मगर ये जो चीज़ है वो पूरे देश को एक एनर्जी क्राइसिस में ले आ चुकी है। नाउ डेज ये एक्सट्रीमली कॉमन हो चुका है जापान को कि वो पावर कंजर्वेशन मैसेजेस को घर में और कंपनीज को इशू करते हैं, क्योंकि उनका देश कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा है अवॉइड करना ब्लैकआउट्स को। और जैसा कि आप गैस कर सकते हो, जापान फ्रेंटिकली सोल्यूशंस देख रहा है जब से वो डिजास्टर हुआ है, और जो टॉप सोल्यूशन उसमें से निकल के आता है वो है हाइड्रोजन। हालांकि जापान के पास कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इतना एक्सेस नहीं है, मगर उनके पास हाइड्रोजन का बहुत सारा एक्सेस है। एक बार जापान के ओशन के सराउंडिंग एक्चुअली मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो ओशन फ्लोर सराउंडिंग करता है जापान को वो शरबत जैसे सब्सटेंस से भरा हुआ है, जिसको ऑफन फायर आइस कहा जाता है। और ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नेचुरल मीथेन को होल्ड करके रखते हैं, जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन बनाने में काम आती है। और ये एस्टिमेटेड है कि 1 क्यूबिक मीटर जो मीथेन हाइड्रेट है वो 160 क्यूबिक मीटर्स ऑफ मीथेन गैस बना सकता है, जो कि हाइड्रोजन बनाने में काम आता है। और जब जापान के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि दोनों साइड ऑफ द कंट्री में है, उनके पास बहुत सारी फायर आइस है। और ये सारी अच्छी चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि इसे निकालना आसान नहीं होता फायर आइस को। सबसे पहले तो आपको ओशन में जाना पड़ेगा डीप, जहाँ पे फ्लोर्स 1000 मीटर नीचे है सरफेस के, और वहाँ से आपको ड्रिल करना होगा 100 मीटर अंदर, जिसमें आपको सी बेड मिलेगी जहाँ पे आपको फायर आइस देखने को मिलेगी। जापान एक नए ड्रिलिंग के तरीके को देख रहा है जो कि फायर आइस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है कम गहरी लोकेशन से और अंडर वाटर पाइपलाइन से वापस भेज सकता है। मगर ये वर्क इन प्रोग्रेस, और ये क्लियर तो नहीं है कि ये प्रोसेस काम करेगा या नहीं। मगर ये इतना मैटर नहीं करता ये करेगा या नहीं, क्योंकि पहली बार ये ऐसा हुआ है बहुत लंबे समय में कि जापान को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मिली। अगर ये प्रोसेस काम नहीं करती तो वो अलग अलग प्रोसेस को ट्राई करते रहेंगे जब तक कि उन्हें ऐसी चीज़ ना मिल जाए जो कि काम करे। और ये उनके लिए ऐसा नहीं है ओ लेट्स स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू एंड इट्स ट्रेंडी। बजाय उनके लिए ऐसा है कि वी हैव टू फिगर दिस आउट एसएप इफ यू वांट टू सेव जापान फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस। तो ऑब्वियसली वो इस स्टेप को सीरियसली ले रहे हैं, और जापान की सबसे बड़ी कंपनियां ऑब्वियसली हर चीज़ कर रही है जिसकी वजह से इस विजन को सपोर्ट कर सके। और इसी वजह से चाहे इसमें वो दूसरे देशों को ये भी बोले कि वो ईवी अडॉप्शन को कम कर दें। जब आप उन्हें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे ऐसा लगेगा कि टोयोटा बुरे लोग हैं जो कि टीम अप कर रहे हैं ऑयल जाइंट्स के साथ जैसे कि शेल और एक्सॉन, जिसकी वजह से वो मूवमेंट चला सके ईवीज के अगेंस्ट। मगर एक्चुअली ये केस नहीं है, क्योंकि टोयोटा ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी या ईवी के अगेंस्ट है। वो सिंपली ट्राई कर रहे हैं प्रोमोट करने का अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी उनके खुद के देश के लिए।
ग्लोबल एनर्जी चेंजेस काफ़ी जल्दी से नहीं होते, अगर वो होते भी हैं तो वंस इन अ सेंचुरी होते हैं। तो हम एक सच्ची के हिस्टोरिक टाइम्स में जी रहे हैं और जापान को एक शॉट है इस चीज़ को सही ले जाने में। या तो वो कन्विंस कर पाएंगे पूरी दुनिया को कि हाइड्रोजन वर्ड है परस्यू करना अभी के लिए, या फिर वो पीछे रह जाएंगे पूरी दुनिया से जो कि ईवीज में स्विच कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो जापान जो है वो और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा पूरी दुनिया में एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। ऑल्सो एलोकेट करना सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी बिजली को रनिंग इलेक्ट्रिक कार्स में उनका चांस बढ़ा देगा ब्लैकआउट का और भी ज़्यादा। तो वो आखिरी चीज़ है जो जापान करना चाहेगा। एक और चीज़ जो है वो हमें नोट करनी चाहिए कि जापान एक ऐसा देश नहीं है कि जो कि बेनिफिट करेगा स्विच करने में हाइड्रोजन में। ऐसा नहीं कि जापान के पास इतनी हाइड्रोजन है कि वो अगला सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ बन जाएंगे। रेदर वो एक ट्रेंड लाना चाहते हैं हाइड्रोजन के लिए जिसकी वजह से वो अपनी डिपेंडेंस एनर्जी में कम कर सकें। वो देश जो कि इस शिफ्ट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा वो है चाइना, जो कि लीडर है हाइड्रोजन प्रोडक्शन और कंजप्शन में। चाइना का करंट हाइड्रोजन यूजेज है 24 मिलियन टन्स पर ईयर आता है। और ये चीज़ नोट करने वाली ये है कि ज़्यादातर उनकी हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है, जिसका मतलब ये है कि वो फॉसल फ्यूल से बनाते हैं वो। मगर चाइना बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स हर हफ्ते लगा रहा है, तो वो लोग ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ऐसे ट्रांजिशन से। तो आखिर में टोयोटा ईवी बैंड वैगन में जंप क्यों नहीं कर रहा, बजाय कि वो पायनियर कर रहा है इंडस्ट्री को। वेल जो उनका होम कंट्री है जापान, वो स्ट्रगल कर रहा है एनर्जी के साथ दशकों से, और यहाँ पे काफ़ी सारे होप आ जाती है हाइड्रोजन से लेके। तो इसकी वजह से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करे और मैक्सिमाइज करे बेनिफिट जापान के लिए। मगर समय बताएगा क्या ये जुआ वर्थ इट होगा या नहीं। मगर अब क्योंकि आप इसे जापान के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, क्या आपको लगता है टोयोटा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप होप करते हो कि जापान ओवरकम कर पाएगा अपनी एनर्जी क्राइसिस को। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।